ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है। जैसे पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। पहले भाग में हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उनका अध्ययन किया, स्वर संधि की परिभाषा और उसके नियमों का अध्ययन किया था। आज हम व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे कि व्यंजन संधि के साथ किसके साथ मेल होता है और उसकी क्या परिभाषा है और उसके नियमों का अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से मेल होता है, व्यंजन का स्वर से मेल होता है और व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। एक तरह से देखा जाए तो यही व्यंजन संधि की परिभाषा होती है कि स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से और व्यंजन का व्यंजन से जहाँ मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन से स्वर का मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का व्यंजन से और व्यंजन का स्वर से, यानी पहले पद में व्यंजन हो और दूसरे पद में स्वर हो तब भी व्यंजन संधि का मेल होता है, और दोनों पदों में यदि व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि का मेल होता है और वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि एक तरह से ये भी परिभाषा है, व्यंजन वर्ण का स्वर, व्यंजन जो वर्ण है उसका स्वर से या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम व्यंजन संधि के नियमों का अध्ययन करेंगे। देखिए व्यंजन संधि के नियम। वर्ग के पहले वर्ण के बाद स्वर आए तो तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। जो वर्ग है, वर्ग जैसे क वर्ग है, ट वर्ग है, क वर्ग है, च ट त प और ये सारे जो वर्ग है, पांचों जो वर्ग है, इसके अंतर्गत यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद सामने यदि स्वर आए तो तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अभी हम बताएंगे कि कौन कौन से वर्ग किसमें परिवर्तित होते हैं। अब देखिए आगे, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे क च ट त प, ये आ गए। इनके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, सामने वाली साइड वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र ल व है, इनमें से कोई भी आ जाए या कोई स्वर आ जाए तो वह आने पर क्या होगा, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जो पहला वो जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे कि वर्ण देखते हैं, देखो ये हो गया क वर्ग, क वर्ग का पहला वर्ण हो गया क और दूसरा हो गया ख। इसी तरह से च वर्ग का पांचों वर्ण देखो, और इसी तरह से ट वर्ग का, इस तरह से पांचों वर्गों के पांचों वर्ण हो गए। जैसे पहला हो गया क, तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में, और च आ जाए तो च किस में हो जाएगा, जय में, और यदि चौथा वर्ण आ जाए तब भी क्या होगा, जय में ही परिवर्तित होगा, और सामने यदि स्वर आ जाए तब भी तीसरे में ही परिवर्तित होगा। और य र ल व और है, इनमें से यदि कोई सा भी वर्ण आ जाए तो भी ये पहले वर्ग का जो पहला अक्षर है उसी के तीसरे में परिवर्तित होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि सामने यह आ जाए और पहले वाले में यदि क आ जाए तो क के अनुसार वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए दिक प्लस गज, जैसे हो गया दिगज, दिक प्लस गज हो गया दिगज। जैसे क वर्ग है, क वर्ग का पहला वर्ण आया है क और सामने आया है तीसरा वर्ण, इसी का आया है लेकिन आया है तीसरा वर्ण, तो क जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। क आधा है, हलंत है, तो जो ग आएगा वो भी आधा आएगा। अगर सामने स्वर आता है तो वो उसमें मिलके पूरा बन जाता है। और यदि देखा जाए तो व्यंजन संधि की एक तरह से पहचान यही है कि व्यंजन संधि में हलंत होता है, जिसके अनुसार हमें पता चल जाता है कि ये व्यंजन संधि है। जैसे दिक प्लस गज का हो गया दिगज। वैसे ही जगत प्लस इस, जैसे कि अभी मैंने बताया, यदि सामने स्वर होता है तो वो स्वर उसमें शामिल होके मात्रा बन जाती है और वो पूरा हो जाता है। जैसे जगत प्लस ईस, जगदीश, जैसे तय है, तय का द बन गया और ई इसमें शामिल हो गया तो ये हो गया जगदीश। इसी तरह से अच प्लस अंत, जैसे अच च का
तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, च वर्ग जो है उसका तीसरा वर्ण हो गया जय, तो जय इसमें शामिल है, जय जय के साथ ए शामिल हो गया तो ये हो गया अजंत। ऐसे ही सट प्लस आनंद, ट का तीसरा वर्ण ड, सडानन। ऐसे ही दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। उत प्लस यान, जैसे य र ल व, ये भी आए थे इसमें, तो इसमें आया ये। तो तय का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया, उद्यान, तो तय हो गया उद्यान। सत प्लस वाणी, तो तय का तीसरा वर्ण हो गया द, ये हो गया सदवाणी। जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि पहला तीसरे में और जो तीसरा पहला जो है वो पांचवे में, ये आगे नियम देखेंगे हम, लेकिन पहला वर्ण जो होता है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे हम संधि का दूसरा नियम देखते हैं, व्यंजन संधि का। देखिए दूसरे नियम के अंतर्गत क्या होता है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी वर्ग का जो पहला वर्ण है वो पांचवें में परिवर्तित होता है, लेकिन कैसे होता है ये देखते हैं। यदि क च ट त प, वर्ग के पहले वर्ण हो गए पांचों, क च ट त प, इनके बाद यदि न या मैं आए, क च ट त प के बाद यदि न या मैं आए, तो जो ये जो पांचों वर्ग है, जो पहले वर्ण है, ये अपने ही वर्ग में पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे क है तो क अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, च है तो च अपने के में, और ट अपने वाले में, त और प अपने अपने वाले में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे वाग प्लस मई, वाक प्लस मई, क आया है, पहला वर्ण आया है क, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। क जो है वो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। जैसे वाक मई, क वर्ग का पहला वर्ण हो गया क, सामने मैं आया है, शर्त क्या है इसकी नियम की, कि मैं या न में से कुछ भी आए, या तो मैं आए या न आए, तो क है, क वाग्मय, जैसे क प्लस मैं, तो क किस में बदल गया, अंग में। और सट प्लस मुख, सट प्लस मुख, ट है, सामने मैं आया है तो ये हो गया सन्मुख। देखिए इनके ये वर्ण देखिए, ये पहले इसी पद का वर्ग का पांचवा वर्ण, ये हो गया पहला वर्ण और ये हो गया पांचवा वर्ण, क ट त प। इनमें से यदि कुछ भी आए, क च ट त प, इनमें से यदि कुछ भी आए पहले वर्ण, और यदि ये आते हैं और सामने न या मैं आता है, तो ये अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वाक प्लस मई देखा भी हमने, सटमुख देखा, सत प्लस मित्र त आया, त का पांचवा वर्ण हो गया न, तो ये हो गया सन्मित्र। जैसे देखिए यहाँ पे मिलाया हुआ भी है। उत प्लस नति, जैसे बताया था मैं या न आए तो त आया है, त का पांचवा वर्ण हो गया न, और सामने भी न आया तो ये हो गया उन्नति। जगत प्लस नाथ, तो ये हो गया जगन्नाथ, त आया और पांचवा वर्ण है, और पांचवा वर्ण मैं है, तो ये त पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे त का पांचवा वर्ण न है। आगे देखिए, ये देखिए क का पांचवा वर्ण, च का पांचवा वर्ण, ट का पांचवा वर्ण, त का पांचवा और प का पांचवा वर्ण। जैसे जगत प्लस माता, कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे त आ गया और यहाँ मैं आ गया तो ये हो गया जगन माता। जगत प्लस मोहिनी, जगन मोहिनी। सत्य प्लस नारी, सन्नारी। इसी प्रकार हमने अभी जो दोनों नियम देखे, उन नियमों के आधार पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उनका संधि विच्छेद कर किया हुआ है और उनकी संधि बनाते। देखिए जैसे सत्य प्लस भावना, त आया है, लेकिन आगे क्या आया है, चौथा वर्ण आया है। त के आगे क्या आया है, चौथा वर्ण। चौथा वर्ण यदि आता है किसी भी पहले वर्ग के आगे, यदि तीसरा पहला वर्ग के आगे यदि चौथा वर्ण ये र ल व है, अभी हमने पढ़ा था पहले नियम के अंतर्गत, इसमें पहला नियम लागू हो रहा है, सामने चौथा वर्ग आया है, तो इसी के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, पहले वर्ण के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे त आया है तो त द में परिवर्तित हो गया, तो ये हो गया सद्भावना। अब आगे देखिए अप प्लस जय, जय आया है, प का तीसरा वर्ण हो गया ब, तो ये प ब में अब्ज, ये भी पहले नियम का है। दिक प्लस गज, दिगज, अभी हमने देखा था। उत प्लस नयन, जैसे यहाँ त आ गया और न आ गया, ये दूसरे नियम के अंतर्गत हो गया। उत प्लस नयन, तो त के सामने न आया है तो इसका त का पांचवा वर्ण उन्नयन। इस तरह से ये पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब हम देखेंगे संधि का तीसरा नियम। तीसरे नियम के अंतर्गत क्या होता है, त और जो होता है उसी के नियम सब में लागू होते हैं। जैसे च के सामने पहले पद में जो वर्ण है वो यदि त आ जाए और सामने वाले पद में वर्ण च आ जाए,
छ आ जाए, ज आ जाए, ल आ जाए, ट आ जाए, ड आ जाए। तो इन सब में से यदि कुछ भी आ जाए और सामने वाले में यदि त आ जाए तो इन सब का जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, त इन्हीं का रूप बन जाता है। त जैसे च सामने आया है तो च बन जाएगा, और यदि छ के सामने आया है तब भी च ही बनेगा। और इसी तरह से यदि ज के सामने आया है तो जय बनेगा, ल के सामने आया है तो ल बनेगा, ट के सामने आया है तो ट बनेगा, और ड के सामने आया है तो ड बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि त का मेल च, छ, ज, ल, ट, ड इनमें से किसी के भी साथ हो, ये इन्हीं का रूप बन जाता है। यानी च के साथ हो तो आधा च बन जाता है, और छ के साथ हो तभी भी आधा च ही बनेगा, छ नहीं बनेगा। च और छ के साथ, दोनों के साथ च च बनता है, और ज के साथ जय बनेगा। तो इन सबको याद रखना होगा आपको, च, छ, ज तीनों वर्ण ये, फिर ल, ट, ड इनमें से यदि किसी के भी साथ पहले पद में त आ जाए तो ये बदलकर इन्हीं का रूप बन जाता है, यानी आधा आधा रूप बन जाता है, इन्हीं का आधा आधा बन जाता है। जैसे देखिए, त आया है पहले वर्ण में, दूसरी तरफ च आया है, तो जब हम इनका मेल करेंगे तो ये जो च है इसके अनुसार ये त भी इसी में बदल जाएगा, च बन जाएगा। और जो त है वो छ के अनुसार, जैसे अभी बताया कि च और छ इन दोनों में ये च ही बनेगा। इसी तरह ज में ज बन जाएगा, ल के साथ मिलके आधा ल बन जाएगा, ट के साथ मिलके आधा ट बन जाएगा, और ड के साथ आधा ड बन जाएगा। अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे सत्य प्लस चरित्र, जैसे च के साथ आया है, जैसे ये देखिए च हो गया ना। जैसे त आया है पहले और सामने च आया है तो ये हो गया सचरित्र। इसी तरह से जगत प्लस छाया, त आया है सामने छ आया है, जगत छाया। सत्य प्लस जन, सज्जन। वृत्त प्लस टिका, व्रिय टिका, ब्रिय टिका। उत प्लस नहीं उड्डयन, तो ये हो गया उड्डयन। जैसे कि तय के साथ कई नियम लागू होते हैं। जैसे तय पहले आया है, दूसरे उसमें नियम में आया हुआ है कि तय, प और क ये पांचों वर्ग आए हुए, पांचों वर्ग का यदि पहला आ जाए और सामने यदि मैं और न आ जाए तो उन्हीं का पांचवा बन जाता है। लेकिन इस नियम में थोड़ा ये परिवर्तन हो गया है। इस नियम के अंतर्गत क्या हो गया, च आया है, छ आया है, ज, ल, ट, ड ये है 1 2 3 4 5 6। इन छहों में से यदि कुछ भी आ जाए और सामने यदि तय आ जाए तो वो तय इन्हीं का रूप ले लेता है। आगे भी हम तय के ही नियम देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे तय आया है सामने और फिर च आया है तो इसी का आधा रूप बन जाएगा, च बन जाएगा। इसी तरह से छ के साथ, ज के साथ, ल के साथ, ट के साथ और ड के साथ। यदि संधि में क्या होता है कि तय के साथ यदि च आ जाए तो भी च बनेगा, और दूसरे नियम के अंतर्गत यदि संधि के सामने न या म आ जाए तो इसी का पांचवा वर्ण आ जाता है। लेकिन तीसरे नियम के अंतर्गत सामने वाला जो च, छ, ज, ल, ट, ड इनके अनुसार ही संधि परिवर्तित होती है, और इनके सामने यदि तय होता है तो इन्हीं का आधा रूप इनके साथ में आ जाता है। जैसे कि हमने अभी उदाहरण देखे, सत्य प्लस चरित्र सचरित्र, जगत प्लस छाया जग छाया हो गया, सत्य प्लस जन सज्जन हो गया, बृहत प्लस टिका बृहटिका हो गया, उत प्लस डयन उड्डयन हो गया। इस तरह से हम संधि का चौथा नियम देखते हैं आगे। जैसे तय का स, इस नियम के अंतर्गत भी तय का नियम ही है। तय का स, तय का स के साथ मेल हो तो, जैसे यहाँ पे तय का च के साथ हुआ, छ के साथ हुआ, ज के साथ हुआ, ल के साथ हुआ, ट के साथ हुआ, ड के साथ हुआ। लेकिन चौथे नियम के अंतर्गत क्या है कि तय का स के साथ यदि मेल हो तो तय का बन जाएगा च, और स का छ हो जाता है। जैसे दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं। यदि तय का स के साथ यदि मेल होता है तो तय जो है वो तो च बन जाएगा, और स जो है वो छ बन जाएगा। देखिए उदाहरण, सत्य प्लस शास्त्र, जैसे यहाँ तय आया है, तय बन जाएगा च, तय बन जाएगा च, और जो स है वो बन जाएगा छ। तो ये हो गया स छात्र, च बन गया, छ बन गया। यहाँ आया तय और यहाँ आया श, तो ये सत्य प्लस शास्त्र हो गया स छात्र। इसी प्रकार उत प्लस श्वास, तो ये हो गया उच्छ्वास। समझ में आया होगा। तय जो है वो स बन जाता है, सॉरी
तय जो है वो च बन जाता है और स जो है वो छ बन जाता है। इस तरह से इस तय के नियम के अंतर्गत यदि तय का स के साथ मेल हो, इसमें सिर्फ स के साथ ही इसका मेल बताया गया है। यदि तय के साथ यदि स का मेल हो तो स के मेल के अनुसार तय तो च बन जाएगा और स जो है वो छ बन जाएगा। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि का पांचवा नियम। पांचवें नियम के अंतर्गत भी तय ही है। जैसे पहले में चौथे में क्या हुआ था, तय का स के साथ मेल था तो उसमें च और छ बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें है तय का है के साथ, तय का मेल है के साथ, तय का मेल है के साथ। तय का है के साथ मेल हो तो तय का तो बन जाएगा द और है का बन जाएगा ध। तय का पहले वाले में चौथे में तो था स के साथ मेल, जिसके अंतर्गत तय का, और अब इसमें है तय का है के साथ मेल, तो तय है जो वो तो द बन जाएगा और जो है वो बन जाएगा ध। आगे देखते हैं उदाहरण। जैसे सत्य प्लस हार, सत्य प्लस हार, तो तय का तो बन जाएगा द और है का बन जाएगा ध। तय का द और है का ध। जैसे उसमें था तय के साथ स का मेल, तो तय का बन गया च और जो स था उसका बन गया छ। इसी तरह से इसमें बन जाएगा तय का द और है का ध। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। सत्य प्लस हार, जैसे तय आ गया, तय के साथ है आया, तो तय का तो बन गया द और है का बन गया ध, तो ये हो गया उद्धार। उसी तरह से उत प्लस हत, उत प्लस हत, तय, तय के साथ है का मेल है, तय का द और है का ध, तो ये बन गया उद्धत। इस तरह से ये नियम एक जैसे से है लेकिन इन सब में अलग अलग है। तय के साथ उसमें स का मेल है, जैसे दूसरे में था तय के साथ न और मैं का मेल था, और उसमें तय के साथ स का मेल था, और उसमें तय के साथ च, छ, ज, ट, ड, ल इन सभी का मेल था। आगे और देखते हैं, आगे देखते हैं अब हम मैं का नियम। देखिए मैं, यदि मैं किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ता है, यदि मैं किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे पहले पद में वर्ण मैं आया हुआ है और वो अगर किसी भी व्यंजन, शर्त क्या है, व्यंजन के साथ, स्वर के साथ नहीं जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, व्यंजन के साथ। यदि मैं किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो वह मैं बन जाएगा अनुस्वार। अनुस्वार जानते हो आप क्या है? हाँ, तो सम प्लस रक्षक, जैसे मैं आया है और आगे क्या आया है, व्यंजन आया है, शर्त क्या थी, स्वर नहीं आएगा। तो मैं के साथ यदि रक्षक, तो सम प्लस रक्षक, र क्या है, व्यंजन है, तो र जो है उसके साथ मिलके मैं बन गया अनुस्वार। इसी तरह से सम प्लस विधान, ये हो गया संविधान। सम प्लस गति, संगति। परम प्लस तु, परंतु। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस योग, संयोग। अब देखिए इसमें इस नियम के अंतर्गत एक बात और देखते हैं, ध्यान रखने वाली बात है, वो है मैं का मेल मैं के साथ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं भी क्या है, एक तरह का व्यंजन ही है। जैसे दूसरे व्यंजनों के साथ यदि मैं का मेल हुआ तो वो अनुस्वार बन गया, लेकिन यदि मैं के साथ यदि मैं भी व्यंजन ही है, स्वर नहीं है, तो इसमें शर्त यही थी ना कि मैं का किसी भी व्यंजन के साथ यदि मैं जुड़ता है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। लेकिन यदि मैं के ही साथ जुड़ता है तो वह, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैं क्या होता है, मैं भी आधा मैं बन जाता है और वो वैसे ही लिखा जाता है। जैसे सम प्लस मान, सम्मान आया है, यहाँ हो गया मान, सम्मान। सम मैं आया है, मैं के साथ सामने मैं आया है, तो मैं ही रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे सम प्लस मति, इसी तरह से सम्मति। इस तरह से छठे नियम के अंतर्गत मैं का नियम देखा हमने। मैं यदि किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वो क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। लेकिन यदि मैं के ही साथ जुड़ता है तो वो मैं ही रहता है, ना कि अनुस्वार बनता है। अब आगे देखते हैं हम सातवां नियम। सातवें नियम के अंतर्गत नियम है स का। स से पहले आ के अलावा अन्य स्वर आए तो स का श हो जाता है। स से पहले यदि, यानी पहले वर्ण में यदि ए और आ के अलावा अन्य स्वर आए, जैसे ए और आ नहीं आना चाहिए, उसके अलावा ई आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए, ऐ आ जाए, री आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन स से पहले वाले पद में ए और आ जो स्वर है वो नहीं आना चाहिए, और तब स का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। उदाहरण देखते हैं। अभी प्लस सेख, ई आया स्वर, स से पहले कौन सा स्वर आया, ई आया, तो ई का यहाँ बन गया
ई आया यदि, तो ई के अनुसार ये चेंज हो जाएगा। यदि ए और आ आता तो ये चेंज नहीं होता। स के साथ ए आ नहीं आई, ए आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर आता है तो ये स, ये श बन जाएगा। जो स है वो स सड़क वाला, श षटकोण वाला बन जाएगा। अभि प्लस सेक, ये हो गया अभिषेक। सु प्लस समा, तो ये हो गया सुषमा। वी प्लस सम, विषम। इस तरह से आगे हम देखते हैं 8वां नियम। स से पहले 7वें नियम के अंतर्गत क्या है, स से पहले ए आ के अलावा अन्य स्वर आए तो स का श हो जाता है। यदि ए आ ही आए तो ये श नहीं बनेगा। इसके नियम के अनुसार स से पहले ए आ के अलावा अन्य कोई भी स्वर आए तो यह स जो है वो परिवर्तित होके ये स बन जाएगा। आगे देखते हैं 8वां नियम। 8वें नियम के अंतर्गत क्या है, री रे स के बाद, री से ऋषि, र स के बाद नए व्यंजन आए तो न का ण हो जाता है। यानी पहले क्या आना चाहिए, री र और स, इनमें से कोई सा भी व्यंजन आए और उसके बाद यदि नए व्यंजन आए तो न का ण हो जाता है। जैसे र, री परी, र आया है व्यंजन, र आया है, लेकिन आगे सामने क्या आया है, न आया है। तो यदि री र स के बाद न, यानी पहले पद में री र स आना चाहिए और दूसरे पद में न आना चाहिए, तो जो न है वो इन तीनों के अनुसार बदल के अण हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम, ये हो गया परिणाम। बुश प्लस अन, ये हो गया भूषण। इस तरह से आज हमने संधि के सभी जो व्यंजन संधि है उसके नियमों का अध्ययन किया। आगे वाले भाग में हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे।